नमस्कार। आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट मतलब नागपुर बेंच के एक हालिया फैसले पर बात कर रहे हैं। रविंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य। जी। ये एक कह सकते हैं काफी दिलचस्प मामला है। क्रिमिनल अपील नंबर 471/2017। और दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्यार का इजहार करना भी अपराध हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हम आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, कोर्ट के फैसले के जो मुख्य अंश है उनके आधार पर। ठीक है। हमारा मकसद ये समझना है कि हमारा कानून, भारतीय कानून, यौन इरादे, यौन उत्पीड़न और यौन हमले को कैसे देखता है, खासकर ऐसे मामले में जहां आरोप सिर्फ हाथ पकड़ने और आई लव यू कहने का था। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या किसी का हाथ पकड़कर आई लव यू कहना, क्या ये कानून की नज़र में गुनाह है? कोर्ट ने इस पर क्या कहा, ये जानना जरूरी है। तो मामले की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं पहले। आरोपी हैं रविंद्र नरेटे। उन पर आरोप था कि 23 अक्टूबर 2015 को उन्होंने एक 17 साल की लड़की का रास्ता रोका। नाबालिग लड़की का। हाँ, नाबालिग। रास्ता रोका, उसका हाथ पकड़ा, नाम पूछा और फिर कहा आई लव यू। ये घटना थी। और इसी घटना के आधार पर जो निचली अदालत थी, एडिशनल सेशंस जज नागपुर, उन्होंने आरोपी को दोषी मान लिया। जी हाँ, दोषी पाया। आईपीसी की धारा 354A यानी यौन उत्पीड़न और साथ में पॉक्सो एक्ट की धारा 8 जो यौन हमले से जुड़ी है, इन दोनों के तहत। सजा कितनी हुई थी? 3 साल की सजा सुनाई थी निचली अदालत ने। अच्छा, तो फिर मामला हाईकोर्ट गया होगा? बिल्कुल। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। अब आते हैं कानूनी मुद्दों और सबूतों पर। हाँ, बताइए। देखिए, पहली बात तो पीड़ित की उम्र की थी। वो नाबालिग थी या नहीं? तो अभियोजन पक्ष ने जन्म प्रमाण पत्र दिखाया 12 मई 1999 का। कोर्ट ने उसे वैध माना, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट और एविडेंस एक्ट के तहत वो एक पक्का सबूत था कि घटना के समय लड़की नाबालिग थी। ठीक है, उम्र साबित हो गई। गवाह कौन कौन का? गवाहों में खुद पीड़ित लड़की थी PW1, उसकी एक चचेरी बहन PW2, एक और गवाह थे PW3, पर उनके बयान में थोड़ी कमियां मिली। फिर लड़की के पिता PW4 और जांच अधिकारी PW5। और बचाव पक्ष क्या कह रहा था? मतलब कि मुख्य दलील क्या थी? पुरानी दुश्मनी वगैरह तो शायद कहा होगा उन्होंने। हाँ, वो सब बातें तो थी, लेकिन कानूनी तौर पर उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि जो आरोपी ने किया, यानी हाथ पकड़ना और आई लव यू कहना, वो ना तो आईपीसी 354A में यौन उत्पीड़न में आता है, न 354D पीछा करना में, और न ही पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत यौन हमला बनता है। क्यों नहीं बनता? किस आधार पर? उनका कहना था कि यौन इरादा मतलब सेक्सुअल इंटेंट साबित ही नहीं हुआ, और इन धाराओं के लिए यौन इरादा बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सारा मामला इसी इरादे पर टिक गया। हाईकोर्ट ने इसे कैसे देखा? पहले आईपीसी 354A की बात करते हैं, यौन उत्पीड़न वाली धारा। हाँ, हाईकोर्ट ने यहाँ बहुत साफ किया। उन्होंने कहा कि धारा 354A लागू होने के लिए ये जरूरी है कि कोई शारीरिक संपर्क हो या कोई टिप्पणी हो या कोई मांग हो, वो यौन प्रकृति की होनी चाहिए और उसके पीछे यौन इरादा होना चाहिए। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, उसकी पीछे की नियत। बिल्कुल। इस धारा में साफ लिखा है, गलत नियत से छूना, सेक्सुअल फेवर मांगना, जबरदस्ती पोर्नोग्राफी दिखाना या ऐसी टिप्पणी करना जिसमें यौन अर्थ छिपा हो। तो कोर्ट का मानना था कि सिर्फ आई लव यू कह देना बिना किसी और आपत्तिजनक हरकत के, वो इसमें नहीं आता। जी, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ये शब्द कह देना अपने आप में यौन इरादा साबित नहीं करता। उन्होंने वेबस्टर्स डिक्शनरी का हवाला भी दिया सेक्सुअल और इंटेंट का मतलब समझाने के लिए। कोई और सबूत चाहिए होता है, जैसे गलत इशारे, बॉडी लैंग्वेज या छूने का तरीका, जिससे यौन इरादा पता चले। वो इस केस में नहीं मिला। और वो पीछा करने वाली धारा 354D, वो तो वैसे ही लागू नहीं हुई क्योंकि ये सिर्फ एक बार की घटना थी। 354D के लिए बार बार पीछा करना या संपर्क करने की कोशिश करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आईपीसी की ये धाराएं तो हट गईं, लेकिन पॉक्सो एक्ट, वो तो बच्चों के मामलों में काफी सख्त माना जाता है। निचली अदालत ने तो धारा 8 में सजा दी थी। हाँ, दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को भी ध्यान से देखा। देखिए, पॉक्सो की धारा 8 जो है वो सजा देती है धारा 7 में बताए गए
यौन हमले, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। अच्छा, तो पहले धारा 7 को समझना होगा, उसमें क्या आता है? धारा 7 कहती है यौन इरादे से बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूना या बच्चे से ऐसा करवाना या कोई भी ऐसा फिजिकल कांटेक्ट जिसमें यौन इरादा शामिल हो, भले ही उसमें पेनिट्रेशन न हुआ हो। तो यहाँ भी घूम फिर कर बात यौन इरादे पर आ गई। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने यही पाया कि इस मामले में सिर्फ हाथ पकड़ना और आई लव यू कहना बिना यौन इरादे के किसी और ठोस सबूत के पॉक्सो एक्ट की धारा 7 की परिभाषा में फिट नहीं होता। इरादा साबित करना मुश्किल होता होगा। सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे ये लगे कि आरोपी का इरादा यौन था। तो इन सब बातों को देखते हुए हाईकोर्ट का आखिरी फैसला क्या रहा? हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपी के काम में यौन इरादा था, ना आईपीसी 354 ए के तहत, ना ही पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत। मतलब ये कि निचली अदालत का जो फैसला था उसे कानूनी तौर पर सही नहीं माना गया, उसे रद्द कर दिया गया। और आरोपी रविंदर नरेटे बरी हो गए। जी हाँ, अपील स्वीकार कर ली गई और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तो इस पूरे मामले का निचोड़ ये है कि कानून खासकर यौन अपराधों में सिर्फ घटना को ऊपरी तौर पर नहीं देखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। शब्द क्या इस्तेमाल हुए, स्पर्श हुआ या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है कि उसके पीछे का इरादा क्या था, पूरा संदर्भ क्या था और कानून की जो परिभाषा है वो पूरी हो रही है या नहीं। ये बहुत अहम बात है। यानी आई लव यू जैसे शब्द अगर उनके साथ कोई और आपत्तिजनक व्यवहार या सबूत ना हो तो वो अपने आप में यौन उत्पीड़न या हमला नहीं माने जाएंगे। कम से कम इस केस के फैसले के अनुसार तो यही लगता है। हाँ, ये कानूनी व्याख्या है जो इस फैसले से निकलती है। ये उन स्थितियों में जरूरी हो जाती है जहां भावनाओं के इजहार और आपराधिक इरादे के बीच फर्क करना मुश्किल हो। और शायद यही हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सोचने वाली बात है कि ये जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है और जो आपराधिक व्यवहार है, इसके बीच की बारीक रेखा आखिर कहाँ है? समाज और कानून किसी के इरादे को कैसे देखते हैं, कैसे साबित करते हैं, खासकर जब शब्दों के मतलब अलग अलग हो सकते हैं। सही कहा, ये एक विचारणीय पहलू है।